हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो लेसन है वो है उत्तोलक। जैसा कि पिछली जो क्लास थी वो बल से संबंधित थी, जिसमें बल के बारे में आपको बताया गया था। फिलहाल ये जो उत्तोलक है, उत्तोलक भी बल से ही संबंधित है, वह उसी के आधार पे ये कार्य करता है। तो चलिए समझते हैं कि उत्तोलक क्या होता है। तो लिखा है, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी मेढ़ी छड़ होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। मतलब ये एक प्रकार से इस प्रकार मतलब होती है, जैसे आप अगर बात करी जाए तो ये किसी भी प्रकार की छड़ जैसी होती है। ये किसी भी प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है। और ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्यों को संपूर्ण करती है। तो अभी हम इसको जब एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तब आपको क्लियरिटी समझ में आएगी कि उत्तोलक क्या होता है। फिलहाल आप ये समझिए कि उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी मेढ़ी छड़ होती है जो स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। अर्थात ये एक नट बोल्ट के तहत, नट बोल्ट से ये जो है क्या कहते हैं, बनी होती है। दो चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और वो एक तरफ दूसरी तरफ मतलब किसी भी तरफ स्वतंत्रतापूर्वक घूमने में सक्षम होती है। तो चलिए देखते हैं कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तीसरा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो पहले हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को देखते हैं। इसमें लिखा है कि इसमें आलम्ब बीच में होता है। अर्थात ये एक प्रकार का जो है यंत्र होता है जिसमें आलम्ब बीच, आलम्ब मतलब जैसे कैंची, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे क्या दी गई है, कैंची दी गई है। तो कैंची के ही माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कैंची आपकी कैसे होती है, ऐसे, ठीक, ऐसे, ऐसे, और ये ऐसे आपकी कैंची होती है। तो यहाँ बीच से बंधी होती है। हम दोनों हाथों, अपने हाथों की उंगलियों को इसके मध्य फंसाते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे करके कैंची को चलाते हैं। तो ये बीच का जो हिस्सा है ये आलम्ब कहलाता है। और वस्तु, जिस वस्तु को हम काटते हैं वो कहाँ होती है, आगे होती है। और यहाँ पे पकड़ के हम बल लगाते हैं। तो इस वजह से ये बल का स्थान है, बीच में उत्तोलक का स्थान है, यहाँ पे बीच में आलम्ब का स्थान है और यहाँ पे वस्तु का स्थान है। तो जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है उसमें जहाँ से आपका यंत्र घूमता है उस स्थान को आलम्ब कहते हैं। जहाँ पे वस्तु होती है उस स्थान को तो वस्तु ही कहेंगे, और जहाँ पर हम पकड़ के बल लगाते हैं वो क्या कहलाती है, बल कहलाती है। वहाँ पे हम बल लगाते हैं। तो ये कैंची हो गया। इसी प्रकार साइकिल की ब्रेक होती है, इसी प्रकार तराजू होता है, इसी प्रकार हैंड पंप होता है। अब जैसे मान लीजिए एक आध एग्जाम्पल और हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हैंड पंप। तो हैंड पंप आपका कैसे होता है, ठीक, ये ऐसे हैंड पंप आपका होता है, ऐसे। यहाँ पे हम जो है यहाँ पे पकड़कर हम बल लगाते हैं। तो बल जब लगाते हैं तो आपका जो हत्था होता है यहाँ से अटैच होता है। इसको ऊपर नीचे जब करते हैं तो ये यहाँ से हत्था आपका ऊपर नीचे होता है और जिसके तहत पानी आपका यहाँ से निकलता है। तो अगर बात करी जाए तो फिर वही बात आई, आलम्ब जहाँ से घूमता है वस्तु यहाँ पे है, जहाँ से हम बल लगाते हैं वो यहाँ पे है, पानी यहाँ से निकल रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ वस्तु हो गई। तो एक बीच में आलम्ब होगा, एक किनारे बल होगा और दूसरे किनारे पर आपकी वस्तु होगी। तो अगर इस तरीके का कोई जो है बल या उत्तोलक कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। अगला है आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अगला उत्तोलक क्या है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है, इसमें वस्तु बीच में होगी और एक तरफ बल होगा, दूसरी तरफ आलम्बन होगा। अर्थात बल बीच में लगाएंगे आप, आलम्बन वस्तु घूमेगी दूसरे एक किनारे से, और जो आप वस्तु को पकड़ेंगे वो आप दूसरे किनारे से पकड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है सरवता। सरवता कैसे होता है, सरवता जो होता है आपका बीच में गोल गोल होता है, यहाँ से नट बोल्ट के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पे जो है दो आपकी
जो है पकड़ने के लिए छड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो हम यहाँ बीच में जैसे सुपारी वगैरह को इसी में रख के तो जो है काटा जाता है, तो बीच में हम सुपारी को रखते हैं। यहाँ पे नट बोल्ट होता है और यहाँ से हम बल लगाते हैं। तो जब हम इसको इधर से और इधर से बल लगा के प्रेस करते हैं, तो ये जो सरौता के बीच में यहाँ पे जो आपका पतली सी छड़ होती है जो दबाने से आपकी सुपारी कटती है, तो ये बीच में होता है। यहाँ से ये वस्तु जो है खुलती, ये बीच का जो स्थान है ये खुलता और बंद होता है यहाँ के नट बोल्ट से, ठीक है। या दूसरी बात करी जाए कूड़ा ढोने की मशीन, तो भी कैसे होती है। कूड़ा ढोने की जो मशीन होती है वो भी बीच में आपका कूड़ा रखने का स्थान होता है, ठीक है। बीच में आपका कूड़ा रखने का स्थान होता है, यहाँ पे कूड़ा रखने का स्थान होता है। यहाँ से नट बोल्ट के द्वारा कसा होता है और यहाँ पे ऐसे लंबा सा होता है जिसको हम पकड़ के गाड़ी को चलाते हैं। तो बल हम यहाँ से लगा रहे हैं और ये जुड़ा हुआ है इस स्थान से, अर्थात आलम्बन यहाँ पे। बीच में हम कूड़ा रखते हैं, तो इस बार भी क्या हुआ, आलम्बन इधर है, वस्तु बीच में है और बल यहाँ लग रहा है। तो ये द्वितीय श्रेणी का, जब वस्तु बीच में रखी जाए और एक किनारे पे आलम्बन हो, दूसरे किनारे पे बल लगाया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसे लिखा है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने वाली मशीन, कब्जे पर घूमने वाला दरवाज़ा। तो इन सारे उदाहरणों के माध्यम से आप द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रकार क्या है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब इस उत्तोलक में बल बीच में होगा, ठीक। इस उत्तोलक में क्या होगा, बल बीच में होगा। बल बीच में लगाएंगे, एक तरफ आलम्बन होगा और दूसरी तरफ वस्तु होगी, तो उस समय हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है चिमटा। तो चिमटा कैसे होता है आपका, चिमटा ऐसे ही तो होता है, ठीक, ऐसे होता है, यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ से जुड़ा हुआ होता है। बीच में यहाँ पे पकड़ के हम बल लगाते हैं और यहाँ से मान लो रोटी वगैरह है, चपाती है, कुछ भी हो, तो पकड़ते कहाँ से हैं, यहाँ से पकड़ते हैं। तो इस बार हम बल बीच में लगा रहे हैं, है ना, और ये जुड़ा यहाँ से, अर्थात घूम यहाँ से रहा है और पकड़ने का काम वस्तु जो है वो यहाँ पे आ रही है, तो जिसकी वजह से ये आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या लिखा है, चिमटा, मनुष्य के हाथ, किसान का हल, ये सब क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब जैसे एक बार फिर से रिवाइज करने की बात करी जाए, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपने क्या पढ़ा था कि आलम्बन कहाँ होगा, आलम्बन कहाँ होगा, बीच में होगा, है ना। आलम्बन सॉरी जो है, हाँ, आलम्बन कहाँ पे होगा, बीच में होगा, है ना। उसके बाद द्वितीय श्रेणी में क्या पढ़ा आपने, वस्तु बीच में होगी, और वहीं तीसरे श्रेणी में आपने क्या पढ़ा कि बल बीच में होगा, है ना। प्रथम श्रेणी में आलम्बन बीच में होगा, द्वितीय श्रेणी में वस्तु बीच में होगी और तृतीय श्रेणी में बल बीच में होगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से आपके उत्तोलक के जो प्रकार हुए वो हुए समाप्त। अब बल पर ही आधारित एक शब्द है जिसका अर्थ है गुरुत्व, गुरुत्व केंद्र। तो गुरुत्व केंद्र क्या होता है, गुरुत्व केंद्र की ही वजह से कोई वस्तु जो है वो अपने स्थान पर टिकी हुई होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको अभी समझाएंगे, फिलहाल बात की जाए तो बस हम इतना कह सकते हैं कि गुरुत्व केंद्र हर एक वस्तु का संतुलन बना के रखता है। अब जैसे कि इसको अगर किताबी भाषा में समझें तो लिखा गया है, वह बिंदु जहाँ वस्तु का समस्त भार केंद्रित होता है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं, है ना। अब गुरुत्व केंद्र मान लीजिए छड़ है, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा वो कहीं पे भी हो सकता है किनारे हो सकता है बीच में हो सकता है इस किनारे हो सकता है बीच में ना होके कहीं अन्य स्थान पे हो। तो गुरुत्व कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन गुरुत्व केंद्र की ही वजह से वस्तु जो है अपने स्थान पर टिकी हुई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है वस्तु का जो भार होता है गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे होता है, वस्तु का जो भार होता है वो केंद्र के ठीक नीचे होता है, ठीक। अर्थात गुरुत्व जो होता है ये
हर एक वस्तु के गुरुत्व केंद्र जो होता है वो ठीक वस्तु के भार के नीचे होता है। फिलहाल इसको और ठीक से समझाने के लिए आगे हम समझते हैं संतुलन, क्योंकि गुरुत्व को समझना मैंने अभी आपको बताया कि गुरुत्व केंद्र की ही वजह से हर एक वस्तु जो होती है वो संतुलित अवस्था में होती है। तो संतुलन क्या होता है? संतुलन आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्थायी संतुलन, दूसरा होता है अस्थायी संतुलन और तीसरा होता है आपका उदासीन संतुलन, है ना। तो तीनों को अलग अलग जो है श्रेणी में पढ़ते हैं। लिखा है स्थायी संतुलन। तो ये कब कब होता है स्थायी संतुलन? यदि किसी वस्तु की अवस्था में थोड़ा परिवर्तन किया जाए और बल लगाने पर वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो उसे स्थायी संतुलन कहते हैं, है ना। संतुलन क्या होता है? मान लीजिए कोई पिंड है, उस पर मैंने बल लगाया। मान लो कोई गेंद है, प्लास्टिक की गेंद है ना, रबड़ की गेंद है, उस पर मैंने बल लगाया और बल लगाने के बाद वो क्या हुई, ऐसे पिचक गई। लेकिन जैसे हमने बल को हटाया वो पुनः इसी अवस्था में आ गई। तो इस प्रकार के बल को हम क्या बोलते हैं? अस्थायी संतुलन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा है अस्थायी संतुलन। ये कैसे होता है? मान लीजिए एक वस्तु, ये गोल गोल आपका रबड़ है, इस पर मैंने बल लगाया और बल लगाने के बाद ये पिचक गई और पिचकने के बाद वो पुनः इस अवस्था में नहीं आ पाई, तो उसे हम क्या कहेंगे? अस्थायी संतुलन कहते हैं। ठीक, वहीं तीसरे की बात की जाए, उदासीन संतुलन। ये क्या होता है? वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाए तो उसे उदासीन संतुलन कहते हैं। मान लीजिए एक वस्तु पर मैंने बल लगाया और बल लगाने के बाद वो पिचक के इस तरीके से हो गई, लेकिन इसी अवस्था में वो संतुलित हो गई। मान लो अब इस पर फिर से हम संतुलन बल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये गोल थी तो इस पर मैंने बल लगाया, तो बल लगाने की वजह से ये पिचक गई और पिचकने के बाद ये पुनः अपनी अवस्था में ना आके इसी अवस्था में संतुलित हो गई। अब इस पर पुनः बल लगाएं तो ये मान लो और पिचक जाए, ठीक, और पिचक जाए, लेकिन फिर से बल हटाने के बाद फिर से इसी अवस्था में आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? उदासीन संतुलन कहते हैं। ठीक है, तो संतुलन आपने समझ लिया। अब फिर से हम पहुँचते हैं आपके जो है गुरुत्व केंद्र के ऊपर। तो गुरुत्व केंद्र हमने क्या बताया? वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे होता है, अर्थात गुरुत्व केंद्र जो होता है वो हर एक वस्तु का संतुलन बना के रखता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएं तो मान लीजिए कि पेड़, जो आपका पेड़ हल्का सा तिरछा है, कोई पेड़ है जो ज़मीन से लगा हुआ है लेकिन वो हल्का सा तिरछा है। ठीक, तो तिरछा होने के बावजूद वो रुका क्यों है? वो संतुलित अवस्था में क्यों है? क्योंकि ये अभी इस पर अगर संतुलन की बात कीजिए तो ये उदासीन अवस्था में कहलाएगा कि ये पेड़ मान लो सीधा था, सीधा होने की बजाय ये बल के कारण ये इस अवस्था में झुक गया और झुकने के बाद इस अवस्था में पुनः संतुलित हो गया, तो इस कारण ये आपका उदासीन संतुलन कहलाएगा। और जब पेड़ इस अवस्था में था तो उसका गुरुत्व यहाँ पे था। ठीक, तो जिसकी वजह से आपका ज़मीन के सपोर्ट में था और ये खड़ा हुआ था। मान लीजिए जब ये इस अवस्था में मुड़ गया तब इसका गुरुत्व यहाँ नहीं रहेगा, वो यहाँ कहीं आ जाएगा, बीच में कहीं आ जाएगा, जिसकी वजह से वस्तु संतुलित अवस्था में बनी हुई है, अर्थात आपका पेड़ जो है वो संतुलित अवस्था में इसी अवस्था में टिक गया है। ठीक है, तो आई होप शायद आपको समझ में आया होगा कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। गुरुत्व केंद्र कहीं भी हो सकता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है, वस्तु के भीतर भी हो सकता है, या फिर वस्तु के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। मान लीजिए एक लकड़ी है, ठीक, वो इस अवस्था में है, मतलब एक तरफ मोटी है दूसरी तरफ पतली है, तो इस अवस्था में है, तो मान लीजिए इसको आप अपने हाथ के सहारे रोकना चाहेंगे, तो अगर आप बीच में हाथ को लगाएंगे तब ये नहीं रुकेगी। ठीक, जब आप यहाँ पे कहीं पे बल लगाएंगे, यहाँ पे कहीं आप उंगली के सहारे इस लकड़ी को रोकेंगे तब जाके कहीं रुकेगी। तो इसका गुरुत्व ना तो इस किनारे है, ना तो इस किनारे है और ना ही बीच में है, इसका जो गुरुत्व है वो यहाँ पे है। तो ये भार पे भी डिपेंड करता है, भार के अनुसार भी गुरुत्व केंद्र जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र ही होता है कि गुरुत्व केंद्र जो होता है इसके कारण कोई भी वस्तु अपनी संतुलित अवस्था को प्रदान करती है
और संतुलन क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया। संतुलन 3 प्रकार का होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल हटाने के बाद वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाए तो उसे संतुलित बल कहते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल लगाने के बाद वो अपनी नई अवस्था में आने के बाद जो है पुरानी अवस्था को न प्राप्त कर सके तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। और मान लो कि किसी वस्तु पर बल लगाया गया और वो पिचकने के बाद एक नई अवस्था में परिवर्तित हो गई और उसी अवस्था में संतुलित हो गई तो उसे उदासीन संतुलन कहते हैं। तो ये है आपका आज का टॉपिक, यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको चैनल में बताई गई, इस वीडियो में बताई गई चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो या फिर मान लीजिए थोड़ा भी डाउट हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को समय से अपने पास प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब भी करिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है तो कमेंट के माध्यम से हमें उसको भी बताएं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।